Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss the sixth session number 2. In this session, beta, we are going to discuss in group and out group. Beta, from the words in group, it is evident that this is the group which a person belongs to, and out group, this is a group a person does not belong to. यानी आप ये आपका वो ग्रुप होता है जो आपका अपना होता है, और ये वो ग्रुप होता है जो गैरों का ग्रुप होता है, जो आपका अपना नहीं होता। बेटा, जब एक लड़की की शादी होती है, शादी से पहले वो अपने माँ बाप के घर होती है। तो जो माँ बाप का घर होता है, माँ बाप भाई बहने, ठीक है, ये सारा उनका इन ग्रुप होता है। लेकिन जैसे उसका निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, वो ससुराल चली जाती है, तो बेटा अब ये जो माँ बाप का घर है वो अब उसके लिए आउट ग्रुप हो गया। माँ बाप भाई भाभी भतीजे वो सारे आउट ग्रुप हो गया। उसका इन ग्रुप कौन सा हो गया? उसका सास, उसकी ससुर, उसकी उसकी जो है वो देवर, उसका शोहर, ये सारे उसका इन ग्रुप हो गया। ठीक है बेटा। अब इश्यू कब होता है बेटा? इश्यू तब होता है जब कभी कभार क्या होता है, शादी के बाद भी जो हमारी बहनें और बेटियां होती हैं वो अपने माँ बाप के ग्रुप को इन ग्रुप समझ रही होती हैं, हत्ता कि वो उनका आउट ग्रुप बन चुका होता है। काफी जो मसाइल होते हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि भाई अब अगर इधर उधर तो मैं अपने माँ बाप के घर वापस चली जाऊंगी, या इस तरह के सीन होते हैं। तो बेटा वो आउट ग्रुप बन चुका होता है। वो भाभीियों का घर होता है, भाइयों का घर होता है। हमारा अपना, आपका अपना ग्रुप कौन सा होता है? वो जो अभी शोहर का घर होता है। ठीक है बेटा। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली शादी के बाद भी जो शोहर का घर है उसको आउट ग्रुप समझा जा रहा होता है, और जो अपने माँ बाप का घर है उसको इन ग्रुप समझा जा रहा होता है। तो इस फर्क की वजह से भी उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहती है। नंबर 1, ईच ऑफ अस फेवर्स सम ग्रुप्स ओवर अदर्स। यानी बेटा हम क्या करते हैं, कुछ ग्रुप्स को फेवर करते हैं और कुछ ग्रुप को हम फेवर नहीं करते। अच्छा बेटा, ये जो पिछला हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक स्टोरी थी, उसमें एक बाप अपनी बेटी की कहानी लिखता है कि मेरी बेटी कितनी लाडली थी, कितनी सुलझी हुई थी। उसने कहा जब उसकी शादी हो गई तो एक दिन उसकी बर्थडे पे मैं गया, दरवाजा मैंने नॉक किया। नॉक करने से पहले मुझे आवाजें आने लगी। मैंने देखा कि उसकी सास, उसका ससुर, उसका शोहर मेरी बीवी पर यानी वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। मेरी बेटी जो है वो सफाइयां दे रही थी। उसने कहा मैं घर आया, और घर आने के बाद मैंने उसको कॉल की, यानी वो अपने घर लौट गया। उसने कॉल की कि बेटा मैं अब आना चाहता हूँ, आपके बर्थडे है आज। उसने कहा नहीं पापा, आप आज ना आए, आज मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही हूँ, अपने सास ससुर के साथ बाहर जा रही हूँ, आप कल आइएगा। तो वो कहता है कि मेरी सुलझी हुई बेटी ने, यानी कि अपना, चूंकि उसका अपना घर कौन था, ससुराल का घर था, उसमें जो कुछ हो रहा था उस चीज को उसने छुपा दिया, क्योंकि वो उसका इन ग्रुप था। ऐसी जो यानी बेटियां होती हैं उनको उनकी किस्से कहानियां लिखी जाती हैं कि भाई दे आर द बेस्ट डॉटर्स एंड दे आर द बेस्ट डॉटर इन लॉस। अच्छा, नंबर 1, ईच ऑफ अस फेवर्स सम ग्रुप्स ओवर अदर्स। हम क्या करते हैं बेटा, कुछ ग्रुप्स को दूसरे ग्रुप पर हमेशा फोकस देते हैं, वैल्यू ज्यादा देते हैं, वेदर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल आउटलुक, सोशल प्रेस्टीज, और जस्ट मैनर ऑफ ड्रेस। यानी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ क्राइटेरियन होते हैं जिस वजह से आप कुछ ग्रुप्स को दूसरे ग्रुप्स पर आप फोकस दे रहे होते हैं। आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पीपल्स पार्टी के हैं तो आप नून लीग वालों को नहीं चाह रहे होंगे, उनकी पॉलिसियों से खिलाफ कर रहे होंगे, आप अपनी पार्टी के साथ जो है वो यानी पैशनेट होंगे। नंबर 2, on some college campuses, for example, left-leaning student activists may look down on fraternity members, in turn may snub the nerds who वर्क टू हार्ड। यानी कि बेटा ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है लेफ्ट लीनिंग। बेटा एक होते हैं राइटिस्ट, दूसरे होते हैं लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट कौन होते हैं बेटा? राइटिस्ट यानी अगर पाकिस्तान की मिसाल लें तो राइट विंग वाले, लेफ्ट विंग वाले।
राइट विंग वाले बेटा फॉर एग्जांपल वो जो मजहबी लोग हैं, ठीक है, जो दीन के साथ जुड़े हुए हैं और वो मुल्क को दीन के हिसाब से चलाना चाहते हैं, वो राइट विंग वाले हैं। ठीक है, यानी ट्रेडिशन माजी को मद्देनजर रखकर वो चलना चाहते हैं, तो वो राइट विंग वाले होते हैं। लेफ्ट विंग वाले क्या होते हैं, वो जो तरक्की पसंद होते हैं, वो कहते हैं मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न, नई नई तब्दीलियां लाएं, सॉरी, हर तब्दीली को वेलकम करें, ये सोच रखने वाले तरक्की पसंद लोग ये लेफ्टिस्ट होते हैं। तो राइटिस्ट लेफ्टिस्ट ये हर जगह पे होते हैं बेटा, राइट, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। तो ये जो लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट, यानी ये जो लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट है, तरक्की पजीर स्टूडेंट हैं, दूसरे मुख्तलिफ कौमियतों के साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं, ठीक है, ये लेफ्ट लीनिंग वाले होते हैं। ये लोग जो है वो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यानी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तुम लोग फला हो, तुम लोग शिद्दत पसंद हो, तुम लोग तंग नजर हो, जो कौमियत की बुनियाद पर, जो मजहब की बुनियाद पर दूसरे लोगों से नफरत करते हैं, उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप देखिए ये दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए। नंबर 3, people in just about every social setting make similar positive and negative evaluations of members of other groups। यानी कि बेटा आप क्या करते हैं, आप हर सेटिंग में आप कुछ ग्रुप को फेवर करते हैं, कुछ ग्रुप को क्रिटिसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पीटीआई के मेंबर हैं तो आप अपनी गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को डिफेंड करेंगे, आप कहेंगे भाई इमरान खान ने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये ठीक किया, ठीक है बेटा, और आप दूसरी पार्टी पे क्रिटिसाइज करेंगे। तो आप क्या करते हैं, इवेल्यूएशंस करते हैं, जजमेंट करते हैं, उस जजमेंट में आप अपनी पार्टी, अपने ग्रुप को हमेशा वैल्यू देते हैं, फेवर करते हैं, और बाकी का जो ग्रुप है आप उसको वैल्यू नहीं देते, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। नंबर 4, such judgments illustrate another key element of group dynamics, the opposition of in groups and out groups। यानी इस तरह की जजमेंट से हमें इन ग्रुप और आउट ग्रुप का पता चल जाता है कि हम हमेशा अपने इन ग्रुप को फेवर देते हैं और अपने आउट ग्रुप को अनफेवर करते हैं, डिसफेवर करते हैं। बेटा आप देखेंगे यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे लोग अपनी कौमियत वाले लोगों को फेवर देते हैं और जो बाकी की कौमियतें होती हैं उनको डिसफेवर देते हैं, उनको फेवर वो नहीं देते। तो यानी आपने देखा होगा अपने लोगों को फेवर देना और जो अपने नहीं है उनको फेवर ना देना, उनको पीछे धकेल देना, ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप होता है। नंबर 5, an in group is a social group toward which a member feels respect and loyalty। यानी आपका इन ग्रुप वो होता है जिसकी आप इज्जत भी करते हो और जिसके साथ आप मुखलिस हो, जिसके साथ आप वफादार हो, वो आपका इन ग्रुप होता है। नंबर 6, एन आउट ग्रुप, यानी आपका जो आउट ग्रुप होता है वो क्या होता है, बाय कॉन्ट्रास्ट इज अ सोशल ग्रुप टुवर्ड व्हिच अ पर्सन फील सेंस ऑफ कंपटीशन और अपोजिशन। यानी आपका आउट ग्रुप वो होता है जिसके साथ आप क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, जिसके साथ आप मुकाबला करते हैं, जिसकी आप मुखालफत करते हैं, वो आपका आउट ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल जब पाकिस्तान और इंडिया की टीम जीत रही होती है तो आप अगर पाकिस्तानी और इंडिया की गेम देख रहे हैं तो हर पाकिस्तानी जब छक्का लगाएगा तो आप खुश होंगे, अगर पाकिस्तान की विकेट उड़ जाएगी तो आप गमजदा हो जाएंगे। यानी क्यों, क्योंकि आपके इन ग्रुप को नुकसान हो रहा है, आप चाहते हैं आपके आउट ग्रुप को नुकसान हो। नंबर 7, in groups and out groups are based on the idea that we have value traits that they lack। यानी आप क्या करते हैं, हमेशा अपना जो इन ग्रुप है उसकी हमेशा बड़ी बड़ी खूबियां बताते हैं, भाई हम मुसलमान हैं, हमारी ये अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं, ठीक है, वो काफिर हैं, उनकी ये बुरी चीजें, ये बुरी चीजें। आप हमेशा अपनी अच्छी चीजों को हाईलाइट करते हैं। नंबर 8, tensions between groups sharpen the group's boundaries and giving people a clearer social identity। अच्छा बेटा जब दो ग्रुप्स में यानी कंफ्लिक्ट हो जाता है तो बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं। आप देखें बेटा अगर फॉर एग्जांपल दो फैमिलीज में ही तनाज़ा है, यानी आपके फैमिली और आपके चचा की फैमिली में, आपके अब्बा और आपके चचा की मिसाल के तौर पर लड़ाई हो गई है, अल्लाह ना करे, तो उसमें क्या होता है,
अच्छा बेटा, तो उसमें क्या होता है कि आप यानी जो आपके अंकल की फैमिली से ताल्लुक रखने वाले होते हैं, आपके कजन्स हों या बेटा आवाज आ रही है? हेलो। जी सर। अच्छा अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कि जब कभी दो ग्रुप्स के दरमियान आपस में तनाज़ा होता है तो उस तनाज़े की वजह से यानी ग्रुप बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाती हैं। उसकी मिसाल मैं ये दे रहा था कि मिसाल के तौर पर अगर आपके फादर और आपके जो चचा लोग होते हैं उनके दरमियान अगर किसी बात पर इख्तिलाफ हो, किसी बात पे तनाज़ा खड़ा हो जाए, अब तनाज़ा तो उन दो के दरमियान होता है लेकिन उसके असरात नीचे तक आते हैं। दोनों की बीवियां यानी आपकी अम्मी और आपकी चाची एक दूसरे से मुंह चिढ़ाने लगती हैं, आपकी बहनें और आपके चचा की बेटियां एक दूसरे से मुंह चिढ़ाने लग जाती हैं, आपके भाई और आपके चचा के बेटे एक दूसरे से मुंह चिढ़ाने लगते हैं, उनके छोटे बच्चे सर उनके छोटे बच्चे, यानी इख्तलाफ बहुत गहरी हद तक चला जाता है। तो बाउंड्री क्लियर हो जाती है कि आपके चचा की तरफ कौन है और आपके अब्बा की तरफ कौन है, तो बाउंड्री क्लियर हो जाती है। तो बेटा जब कभी किसी ग्रुप के दरमियान यानी कि टेंशन पैदा होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, बाउंड्री जो है वो क्लियर हो जाती है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अच्छा अच्छा, अब आ रही है बेटा? अब आ रही है बेटा? यस 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 सर। सर यस सर। अच्छा अच्छा, नंबर 9, however members of in groups generally hold overly positive views of themselves and unfairly negative views of various out groups। यानी कि बेटा जो इन ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो हमेशा अपने ही जो ग्रुप होता है उसकी पॉजिटिव चीजों को हमेशा यानी कि बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। आप कहते हैं कि भाई हमारी कास्ट, हमारी ये अच्छी बातें, हमारी ये अच्छी बातें, हमारी कौम की ये अच्छी बातें, ये अच्छी बातें, वो अच्छी बातें, तो आप छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं जो आपकी अपनी होती है। और जो सामने वाली कौम होती है, जो सामने वाली जात होती है, उन लोगों की जो खामियां होती हैं उन लोगों की खामियों को आप बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। उनमें ये जहालत, उनमें ये बुराई, उनमें फला चीज जो है वो बुरी है, उनमें फला चीज नेगेटिव है, तो आप उन लोगों की खामियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और अपनी खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप के डायमेंशंस होते हैं। अच्छा, नंबर 10, पावर आल्सो प्लेज अ पार्ट इन इंटर ग्रुप रिलेशंस एज पावरफुल इन ग्रुप कैन डिफाइन अदर्स एज अ लोअर स्टेटस आउट ग्रुप। यानी कि बेटा इन दोनों के दरमियान पावर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका जो इन ग्रुप है वो पावरफुल है तो आप आउट ग्रुप को हमेशा अपना मातहत समझेंगे, खुद से कम समझेंगे। ठीक है बेटा, उनको आप खुद से कम समझेंगे। लेकिन अगर आपका आउट ग्रुप जो है वो पावर में ज्यादा है तो आप यानी उनकी निस्बत आप अपने आप को मजलूम समझना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा, तो पावर आल्सो मैटर्स इन ग्रुप रिलेशनशिप। नंबर 11, historically many white people viewed people of color as an outgroup and subordinated them socially, politically and economically। बेटा अमेरिका में काले और गोरे का चक्कर होता है। वहां पे जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों को हमेशा आउट ग्रुप समझते हैं। वो कहते हैं कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ अस, वो अजनबी हैं, वो हमारे अपने नहीं हैं, उनको कभी उन्होंने अपना कहा ही नहीं है।
तो इसीलिए वो समझते हैं कि ये लोग जो है वो क्या हैं, सबऑर्डिनेटेड हैं, यानी हमसे कमतर हैं, हमसे मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे कमतर हैं, वो उनको अपने बराबर समझते ही नहीं है। नंबर 12, internalizing these negative attitudes, minorities often struggle to overcome negative self images। यानी कि बेटा अब ये चीजें होती है ना, मिसाल के तौर पर जो पावरफुल होता है ग्रुप सोसाइटी में, वो हमेशा जो दूसरा ग्रुप होता है उसको हमेशा कमतर समझता है, उसको कमतर बयान करता है। फिर वो जो कमतर अपने, वो जो दूसरा आउट ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप होता है जिसके पास इतना पावर नहीं है, उसको बहुत बड़ी फाइट करनी पड़ती है, यानी अपने आप को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए कि भाई हम इतने कमतर नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये था आउट ग्रुप और इन ग्रुप। बेटा इसके बारे में अगर आपको आपके पास कोई सवाल हो या कोई बात शेयर करना चाहते हो तो यू कैन। यस सर। जी सर जैसे कि आपने कहा कि जैसे मायका पहले इन ग्रुप होता है, जब ससुराल में जाते हो तो वो आउट ग्रुप बन जाता है। तो सर जरूरी है जिस ग्रुप में आप हो और जब बाद में वहाँ उसमें नहीं हो तो वही आउट ग्रुप बने, या तो बाकी जिसमें जिनमें नहीं हो वो सब आउट ग्रुप होते हैं? जी बेटा, असल में बेटा आप ग्रुप को हमेशा डिफाइन करते हैं विद रिलेशन टू योरसेल्फ, यानी आप जिसमें होते वही आपका इन ग्रुप होता है। अगर आप पहले यानी कि मायके वालों में होते हैं तो वो आपका इन ग्रुप होता है, लेकिन शादी के बाद जो है वो ससुराल वाले जो है वो आपका आउट ग्रुप होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे ये है कि इन ग्रुप और आउट ग्रुप, इसका ये मकसद नहीं है कि शादी के बाद अपने जो माँ बाप का घर है या मायका का घर है उसको आप कम तरी समझना शुरू कर दें, लेकिन बेटा वैल्यू, वैल्यू किसको ज्यादा देनी है, वैल्यू हमेशा शोहर वाली फैमिली को या शोहर के घराने को ज्यादा देनी है एज कंपेयर टू मायके का। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। अच्छा बेटा, उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैंने अलग से सेशन रखा था लेकिन ये इसी सेशन में हो जाएगा, रेफरेंस ग्रुप। यानी कि बेटा एक और ग्रुप है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। बेटा ये जो वर्ड रेफरेंस है इसकी माना है हवाला। आप कहते हैं ना भाई हवाला दें, आपने फला बात की इसका रेफरेंस दें, भाई इसका रेफरेंस फला किताब से फला चैप्टर है उसमें ये बात लिखी पड़ी है। तो बेटा रेफरेंस ग्रुप भी होता है। आप क्या करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, मुख्तलिफ जजमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ डिसीशंस करते हैं। ठीक है बेटा, उसमें आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो जो लोग हैं वो आपका रेफरेंस ग्रुप होता है। आप देखें काफी जो लड़के लड़कियां होते हैं वो हीरो और हीरोइन को फॉलो कर रही होती हैं, उनका फैशन, उनकी बातें। अभी आजकल देखें अर्तगल गाजी ड्रामा चल रहा है, तो काफी सारे लोग जो हैं उनकी हेयर स्टाइल और उनकी मुख्तलिफ चीजें जो है वो अडॉप्ट किए होते हैं। ठीक है बेटा, और भी कई तरह की चीजें जो है वो वहां से करते हैं। इट मीन्स दे वैल्यू, वो उस ग्रुप को रिवर करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो वो लोग, वो पर्सन जिनको आप वैल्यू करते हैं, जिनको आप रिवर करते हैं, जिनकी आप तकदीस करते हैं, जिनको आप अच्छा समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो आपका रेफरेंस ग्रुप हो जाता है। मिसाल के तौर पर हम जो है हमारे नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उसके बाद खुलफाए राशिदीन हैं, उसके बाद असहाब हैं, उसके बाद वली हैं, फकीर हैं, उसके बाद बुजुर्ग हैं, उसके बाद उल्मा हैं। इन इन सबको हम फॉलो करते हैं, इनकी बातों को हम अनक्वेश्चनेबली एक्सेप्ट करते हैं। इट मींस दे आर अवर रेफरेंस ग्रुप। ऐसा नहीं है कि सबका, सब लोगों का यही रेफरेंस ग्रुप हो। काफी लोग पॉलिटिशियंस को मानते हैं, पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं। ठीक है बेटा, उनकी तस्वीरों वाली टी शर्ट्स पहनते हैं, उनको उनकी जो है वो केप पहनते हैं, वो जो टोपी पहनते थे वो भी अब टोपी पहनते हैं। तो आप जिसको फॉलो करते हैं, आप जिसको फॉलो करते हैं, आप जिसको चाहते हैं, वो आपका रेफरेंस ग्रुप बन जाता है। नंबर 1, हाउ डू वी असेस अवर ओन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। आप अपने एटीट्यूड्स और बिहेवियर को कैसे असेस करते हैं,
यानी कैसे उनको जज करते हैं कि आया ये ठीक है या गलत है। Frequently we use reference group, a social group that serves a point of reference in making evaluation decisions. यानी आप जब evaluations कर रहे होते हैं, किसी चीज को अच्छा या बुरा समझ रहे होते हैं, आप दूसरों बंदों का हवाला दे रहे होते हैं। आप कहते हैं ये जो रिश्वत लेना और देना ये बुरी बात है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, इसीलिए ये चीज गलत है। आपने हमारे नबी का हवाला दे दिया, इट मींस वो हस्ती आपके रेफरेंस ग्रुप में शामिल है। Number 2, a young man who imagines his family's response to a woman he is dating is using his family as a reference group. अब फॉर एग्जांपल एक लड़का लड़की के साथ डेटिंग कर रहा है, फॉर एग्जांपल कहीं पे वो दोनों बैठे हैं, तो अब अगर लड़का है या लड़की, दोनों में से किसी की एक भी अगर फैमिली शरीफ है, उसको डर होगा कि कहीं मुझे देख ना लिया जाए। लड़के को भी डर होगा कि कहीं अब्बा ना देख लें, लड़की को भी डर होगा कहीं अब्बा ना देख लें। अब वो जो फैमिली का डर है, अब फैमिली उनके लिए रेफरेंस ग्रुप है, क्योंकि वो उनको अपने माइंड में रखकर एवेल्युएट कर रहे हैं सिचुएशन का कि भाई ये चीज हमारे लिए पता नहीं, ये अगर हमारे अब्बा जान जाएंगे तो हमारा क्या हाशिया नशर कर देंगे। तो जिनको आप माइंड में रखकर इवेल्युएशंस बनाते हैं अपनी सिचुएशंस की, वो माइंड में बैठे हुए लोग आपका रेफरेंस ग्रुप होते हैं। नंबर 3, a supervisor who tries to predict her employees' reaction to a new vacation policy is using them in the same way. यानी कि एक कंपनी का सुपरवाइजर है, वो अपने मुलाजमीन को छुट्टियां नहीं देना चाह रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो कितना रिएक्शन दिखाएंगे, वो एहतजाज करेंगे, नाराजगी का इजहार करेंगे, मुझसे बहस करेंगे। तो उनको माइंड में रखकर डर रहा होता है कि यार ये पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसके इतने इतने नुकसान ना हो जाए। अब उसके लिए वो जो एम्प्लॉइज है वो रेफरेंस ग्रुप हो गए। तो बेटा सिंपल लैंग्वेज में आप अपनी रोजमर्रा लाइफ के जजमेंट्स करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, इवेल्युएशंस करने के लिए आप जिन लोगों को अपने माइंड में बिठाकर उनके व्यूज को इम्पोर्टेंट समझकर उस सिचुएशन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, वो लोग आपका रेफरेंस ग्रुप होते हैं। नंबर 4, as these examples suggest, reference groups can be primary or secondary. यानी कि आपका जो रेफरेंस ग्रुप है वो आपका प्राइमरी ग्रुप भी हो सकते हैं और आपका सेकेंडरी ग्रुप भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है यानी कि असाइनमेंट नहीं बना रहे और कल लास्ट डेट है, आप कहेंगे यार अगर असाइनमेंट नहीं जमा कराई तो सर मुझे मेरे नंबर ना काट लें। अब आपका टीचर तो आपका सेकेंडरी ग्रुप होता है, लेकिन वो भी आपके रेफरेंस ग्रुप में का मेंबर बन जाता है उस सिचुएशन में। नंबर 5, in either case our need to conform shows how others attitude affect us. यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कंफर्मिटी की चाहत होती है कि हम दूसरों को फॉलो करें और दूसरों की तरह दिखें, हम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, दूसरों को नाराज ना करें। इन चीजों को की वजह से हम दूसरे लोगों को वैल्यू दे रहे होते हैं। और आप यहाँ पे देखें, उन लोगों को वैल्यू देने से हमारे अपनी एटीट्यूड, हमारे अपने बिहेवियर पर कितना असर हो रहा होता है। Number 6, we also use groups we do not belong to for reference. यानी कभी कभी वो ग्रुप्स जिनके साथ आप ताल्लुक भी आपका नहीं होता डायरेक्टली, वो भी आपके लिए रेफरेंस ग्रुप का काम देते हैं। Being well prepared for a job interview means showing up dressed the way people in that company dress for work. अब आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, आपकी जॉब का इंटरव्यू है, आप कहेंगे कौन सी शर्ट पहनूं, कौन सा जैकेट पहनूं, कौन सी जो है वो यानी पैंट पहनूं, उसके साथ कौन से शूज पहनूं, कौन से टाई लगाऊं। अच्छा, ये सारी चीजें आप कर रहे होंगे, आप अपने माइंड में इंटरव्यू लेने वाले पैनल को आप बिठा रहे होंगे कि भाई 5 बंदे बैठे होंगे, वो मेरी एक एक चीज को जज कर रहे होंगे, उनको कोई भी मेरी चीज बुरी नहीं लगनी चाहिए, ये चीज भी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सारे लोग, वो जो 5 बंदे बैठे होंगे, वो आपका रेफरेंस ग्रुप कहलाएंगे। एक लड़की का प्रपोजल आता है, मिसाल के तौर पर उसको देखने आते हैं, आपको तो पता है जैसे वो लड़की को पकोड़े हाथ में दिए जाते, चाय दी जाती, भाई आप ये मेहमानों को पेश करो। अब ऐसा नहीं है कि पकोड़े देने के लिए कोई और बंदा मौजूद नहीं होता वहां पे, एक्चुअली उनको वो लड़की दिखानी होती है उन नई फैमिली को, इसलिए उसको शरबत का गिलास पकड़ाया जाता है या चाय पकड़ाई जाती है।
तो अब वो जो चल रही होती है ना अपने माइंड में, इन सामने बैठे हुए मेहमानों को बिठा के रखती है कि पता नहीं मेरा चलना कैसे है, पता नहीं मैं उनको अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही है। तो अब उस वक्त उन उन वो लोग उनके माइंड में बैठे होते हैं, वो उनका रेफरेंस ग्रुप होता है। उन लोगों की सोच को देखकर वो अपना अपना बिहेवियर का तयन कर रही होती है उस वक्त। नंबर 7, conforming to groups we do not belong to is a strategy to win acceptance and illustrates the process of anticipatory socialization। यानी कि बेटा आप देखें, अभी तो उस लड़की की शादी तो नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बैठे हैं सामने, उनकी सोच के हिसाब से दुपट्टा सर पे सजाकर, नजरें नीचे झुकाकर यानी अच्छे से डिसेंट वे में वो बातचीत कर रही होती है। उनके सामने वो कोई गाने शाने तो नहीं कह रही होती ना, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो चाह रही होती कि वो मुझे एक्सेप्ट करें। उनकी एक्सेप्टेंस जीतने के लिए वो उन लोगों की सोच में अपने आप को ढाल रही होती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टू विन द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट फैमिली। अच्छा, नंबर 8, द पॉइंट इज दैट वी डू नॉट मेक जजमेंट्स अबाउट आवरसेल्व्स इन आइसोलेशन नॉर डू वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद जस्ट एनीवन। यानी कि बेटा देखिए, आप जो भी कोई डिसीजन लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, आप तन्हाई में नहीं लेते। आप वो डिसीजन लेते वक्त हजारों चीजें आपके माइंड में होती हैं दूसरे लोगों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आजकल आप देखते हैं कि भाई प्रपोजल्स आते हैं, इवन कभी कभी क्या होता है बेटा, आपको तो पता है हमारा मजहब जो है वो 4 शादियों की इजाजत देता है। हमारे इस्लाम में तो दूसरी शादी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी समाज ऐसा बन गया है कि अगर किसी शादीशुदा बंदे का प्रपोजल आता है तो अजीब नजरों से देखा जाता है। और फिर वो चाहे कितना भी अच्छा प्रपोजल क्यों ना हो, लेकिन लड़की की माँ, लड़की का बाप, लड़की खुद जो है वो सोचेंगी भाई हम अपने रिश्तेदारों को क्या बताएंगे, शादीशुदा को हमने दे दी है। यानी कि वो अपने रिश्तेदारों को माइंड में बिठाकर अपना डिसीजंस कर रहे होते हैं। इवन उनकी खातिर वो नुकसान में भी जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो उस प्रपोजल को यस नहीं करते। इट मींस रेफरेंस ग्रुप कितना पावरफुल होता है, आपके डिसीजंस पे वो असरअंदाज हो रहा होता है। नंबर 9, regardless of our situation in absolute terms, we form a subjective sense of our well-being by looking at ourselves relative to a specific reference group। यानी आप क्या करते हैं कि दूसरे लोग जो होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं, उनकी सोच, उनकी एटीट्यूड, उनकी थिंकिंग को अपने माइंड में रखकर फिर उस हिसाब से आप अपने लाइफ के डिसीजंस ले रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर शहर में यानी दुपट्टा नहीं आप शहर में अगर दुपट्टा नहीं पहनते, या ये जो बुर्का नहीं पहनती, अगर आप लड़की हैं आप बुर्का नहीं पहनती कराची में, लेकिन जब आप बलूचिस्तान में, अपने गांव में, इंटीरियर सिंध में जाएंगी, गांव में जाएंगी, तो वहां पे आप बुर्का लेते हैं। आपको आप कहेंगे कि भाई अगर बगैर बुर्के के मैं बाहर गई तो आसपास के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बड़ी मॉडर्न बन गई, अब वो बुर्का भी नहीं पहनते। तो उनको अपने माइंड में बिठाकर आप बुर्का भी पहनते हैं, दूसरी चेंजेस भी आप करते हैं उन लोगों को अपने माइंड में बिठाकर। ठीक है बेटा, तो वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप बन जाता है। नंबर 9, रिगार्डलेस ऑफ अवर सिचुएशन। अच्छा, ये हो गया। तो बेटा अब यहां से हमें ये भी पॉइंट मिला कि हम हर एरे गैरे को भी अपने माइंड में नहीं बिठाते, बल्कि वो लोग जो हमारे करीब तर होते हैं, जिनकी राय, जिनका कमेंट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है, हम सिर्फ उन लोगों को अपने माइंड में बिठाते हैं। हर बंदे की भी हमें परवाह नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा रेफरेंस ग्रुप। अब अगर आप लोगों का कोई सवाल हो इन ग्रुप के बारे में, आउट ग्रुप के बारे में, रेफरेंस ग्रुप के बारे में, प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में, ये 5 ग्रुप्स हमने पढ़े हैं। अगर कोई बात शेयर करना चाहते हो या कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हमारे पास 7 मिनट अभी मौजूद हैं। जी बेटा। हेलो। सर क्लियर हो गया सर। अच्छा चले, हेलो आपको क्लियर हो गया। जी बेटा, और कोई स्टूडेंट अगर क्लियर है तो, अगर सर क्लियर है सर तो फिर आप शेयर करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर जैसे कि हमारा और कश्मीर और इंडिया का चल रहा है इशू, इसमें जो दूसरे मुल्क मुल्क है या कंट्री है हमारे, वो हमारे
पाकिस्तान को रेफरेंस दे रहे होते, इंडिया को दे रहे होते, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये रेफरेंस है या? देखिए बेटा, ये हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो ममालिक के बारे में है, अगर पाकिस्तान और इंडिया यानी मैक्रो लेवल पे आप बात करते हैं कि आया मैक्रो लेवल पे कोई रेफरेंस होता है, तो आप यूनाइटेड नेशन उनके लिए हो सकता है, जो दूसरे बड़े बड़े मुल्क हैं वो हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान कहता है कि मैं अगर शुरुआत करूंगा जंग की, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, रशिया, ये सारे कहेंगे भाई पाकिस्तान का कसूर है क्योंकि पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, और वो सारे लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो वो जो बड़ी ताकतें होती हैं वो आपके लिए रेफरेंस ग्रुप बनते हैं। अच्छा, एक बात अपने माइंड में रखें, आपको हमेशा परवाह उनकी होती है जो आपसे ऊपर वाले होते हैं, आपसे कम वालों की परवाह आपको हरगिज भी नहीं होती। आपसे जो फॉर एग्जांपल अगर आप जो है यानी कि आप गांव में बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखती हैं, तो आपको परवाह किन की होगी कि भाई मेरे चचा हैं, मेरे मामू हैं, मेरे नाना जान हैं, दादा जान हैं, वो क्या कहेंगे, उनकी परवाह होगी। बाकी के जो किसान हैं, बाकी के जो फार्मर हैं, वो आपकी खेती बाड़ी पे काम करते हैं, आपसे स्टेटस उनका कम है, उनकी आपको कोई परवाह नहीं होती कि भाई वो क्या समझेंगे। इसी तरह मुल्क जो होते हैं, अब पाकिस्तान इंडिया की आपने बात की, इन दोनों के लिए रेफरेंस सिर्फ वो बड़े ममालिक हो सकते हैं जिनकी अहमियत है। बाकी अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, इनको कोई पूछता नहीं है, इनकी कोई परवाह नहीं करेगा कि भाई वो क्या समझेंगे। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। जी बेटा, उसके अलावा कोई और चीज? हेलो, यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, सर, इनपुट और आउट ग्रुप से मिलकर कोई आप मिसाल दे सकते हैं हमें, फॉर एग्जांपल दोनों को मिलाकर किसको? कोई मिसाल आप दे सकते हैं? इन ग्रुप और आउट ग्रुप? जी सर, दोनों को मिलाकर कोई। बेटा देखिए, इसका तो मैंने आपको पहले वो शादी वाला बताया कि शादी से पहले आपकी फैमिली आपका इन ग्रुप होती है, लेकिन शादी के बाद वो आपका आउट ग्रुप बन जाती है। ठीक है, ये एक मिसाल दिया मैंने आपको। उसके अलावा जो है हम क्या कह सकते हैं, क्लास की मिसाल आप ले सकते हैं कि आपका जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, इंग्लिश की जो आपकी 11th है बैच या 12th बैच है, वो आपका इन ग्रुप है। बाकी अगर 10th बैच है, 9th बैच है, वो आपका आउट ग्रुप हो जाएगा। ठीक है बेटा, यस सर। उसके अलावा कोई और चीज? हेलो, सर, वो अगर जो लाइफ में चेंजेस होते हैं, जैसे आपने कहा कि गांव में जाते हैं, बुर्का वगैरह दुपट्टा रखते हैं, तो सर उस चेंजेस को क्या कह सकते हैं हम? बेटा ये चेंज होती है। अब इस चेंज को हम ये कहते हैं कि वो किसी रेफरेंस ग्रुप की वजह से वो चेंज ला रहे होते हैं। वो चेंज चाहे वक्ती तौर पे क्यों ना हो, लेकिन वो उनके बिहेवियर पे असर पड़ता है, थोड़ा बहुत असर पड़ता है। फिर आप उसको एहतराम कर लें या डर कह लें या जो कुछ भी आप कह लें, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ होते हैं जो कहते हैं भाई एहतराम की वजह से, भाई दादा मियाँ क्या कहेंगे, हमें एहतराम है उनका उसीलिए हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग खौफ की वजह से कर रहे होते हैं कि भाई नहीं करेंगे तो हमें मार पड़ेगी। जी बेटा, और कोई सवाल, कोई बात? चलें ठीक है बेटा, अगर नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज सर। सर, थैंक यू सो मच। तो मैं अल्लाह सर हाफिज सर। ये था।